नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों के एक बार फिर से सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने विषयों का रिवीजन कर रहे होंगे। दोस्तों आपकी आरआरबी ग्रुप डी की जो परीक्षा है 27 नवंबर से 16 जनवरी के बीच संपन्न होने वाली है। इसमें अब समय बहुत कम बचा है, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है फिर भी जीके जीएस और साइंस के जो मैक्सिमम चीज़ें रिवाइज करनी है वो पीवाईक्यू बेस्ड रिवाइज करनी है। और इसी रिवीजन की श्रृंखला में एक बार फिर से मैं मनीष कुमार सागर सिविल सर्विसेज की तरफ से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और इसमें हमारी कोशिश ये है कि जीके जीएस के जो सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू आए हैं उनको एक्सप्लेनेशन के साथ एक मैराथन क्लास बना दिया जाए, जिससे कि एक ही क्लास में आपको सारी चीज़ें जो है कवर हो जाएं, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। तो एक बार आप सभी लोग जो है कंफर्म कर लीजिए कि आप सभी लोगों को अच्छे से आवाज़ आ रही है और सारी चीज़ें अच्छे से विजुअलाइज हो रही हैं, तो सारी चीज़ें जो है क्लास की शुरुआत किया जाए। दोस्तों आज हम भूगोल विषय में विश्व भूगोल से क्लासेस को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आज हम कोशिश करेंगे पूरी जो विश्व की भूगोल है एक ही वीडियो में जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो रिवाइज़ करनी है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि चीज़ें आपको अभी रिवाइज बहुत करना है और आपके पास समय अभी बहुत कम है ना। यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं आपको सारी चीज़ें जो है बिल्कुल टॉपिक वाइज करवाई जाएंगी, तो आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अभी कोई क्वेश्चन छोड़ा गया है या ऐसी सारी चीज़ें, कुछ भी चिंता नहीं करना है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और हमारा क्लास का आज को पहला जो सवाल है वो ये है, कौन सा तत्व सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला है। बताइए कौन सा तत्व है जो सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन, नियान, हाइड्रोजन या हीलियम। बताइए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सूर्य का सबसे प्रमुख जो तत्व है वो हाइड्रोजन है। यह सूर्य जो है, सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, वो लगभग 71% पाई जाती है। वहीं पर हीलियम की मात्रा 26.5% और अन्य तत्वों की मात्रा जो है 2.5% जो है पाई जाती है। सूर्य का जो केंद्रीय भाग क्रोड जो बना है, जिसको क्रोड कहा जाता है, उसका तापमान 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस के, यानी कि आप लगभग समझ रहे हैं करोड़ों से ऊपर का उसका अंदर का जो है तापमान है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना पाया जाता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान रखना है। तो सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है सूर्य के अंदर, तो वो पाया जाता है हाइड्रोजन। ठीक है चलिए। सूर्य पृथ्वी की सतह पर जो है कितने मिनट के कोण पर जो है सामने आता है। बताइए सूर्य पृथ्वी की सतह पर कितने मिनट के कोण पर सामने आता है। देखिए सवाल कितना ट्रिकी है, बहुत सिंपल सा है लेकिन बहुत ट्रिकी सवाल है। तो आपको बताना है कितने मिनट पर, तो 32 मिनट। ठीक है, सूर्य पृथ्वी की सतह पर 32 मिनट के कोण पर जो है उसके सामने आता है। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसतन दूरी है वो 14 करोड़ है, 96 लाख किलोमीटर है। ये जो है जब सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है, यह उस समय की दूरी है। सूर्य सबसे जब पृथ्वी के नज़दीक होता है उस समय कितनी दूरी होती है, तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर होती है। लेकिन अगर बात किया जाए जब सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होती है तो उस समय इसकी दूरी कितनी होती है, तो उसकी दूरी उस समय होती है 15 करोड़ 20 लाख। उस समय कितनी होती है, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है चलिए, हमारा अगला सवाल, पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग कितनी है। पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग कितनी है। दोस्तों यहाँ पर जटिल भाषा शैली का उपयोग किया गया है कि आपको अगर सवाल आ भी रहा है तो चीज़ें आप जो है करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए आपको इस उच्च स्तरीय भाषा शैली से जो है परिचित होना बहुत आवश्यक है। ठीक है चलिए, पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग कितनी है, 1.8 × 10⁻11 मेगावाट है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर सौरमंडल के अन्य जो ग्रह घूमते हैं उन्हें सौरमंडल के ग्रह कहा जाता है। अच्छा, उन ग्रहों को नाम आपको पता होगा तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उन ग्रहों के नाम क्या हैं। एक तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, और इसके बाद एक आ जाती है क्षुद्र ग्रह की जो पेटिका है। अच्छा, इनके अंदर वाले जो ग्रह हैं आपको पता है उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है कि वो जो है आंतरिक पेटी के ग्रह माना जाता है। क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच में जितने भी ग्रह आते हैं इनको आंतरिक पेटी के ग्रह माना जाता है, और इसके बाहर वाले जो ग्रह हैं उन्हें बाह्य पेटी के ग्रह माना जाता है, जिनमें बृहस्पति का आप नाम ले सकते हैं, शनि का नाम ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अरुण का नाम आ सकता है, फिर वरुण का नाम आ सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए और इसके बारे में हम आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, 1.8 × 10⁻11 मेगावाट। ठीक है चलिए,
शुक्र ग्रह के गाढ़े सफ़ेद और पीलापन हुए रंग के बादल इनमें से किस अम्ल से बनते हैं? अच्छा, शुक्र ग्रह के जो चारों ओर गाढ़े सफ़ेद और पीलेपन के जो बादल पाए जाते हैं वो किस अम्ल के कारण बनते हैं? तो वो किस अम्ल के कारण बनते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण बनते हैं। ठीक है, और इन बादलों में सल्फर ही जो है पीलापन उत्पन्न करता है। ये जो बादल होते हैं इनमें सल्फर ही पीलापन उत्पन्न करता है, जबकि संपूर्ण बादलों का 95% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है। आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो शुक्र ग्रह है उसके चारों ओर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है। लगभग कितनी है? तो लगभग 95% के आसपास है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और यही वजह है कि शुक्र ग्रह को समस्त सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे अधिक गर्म ग्रह बनाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक सौरमंडल का गर्म ग्रह कौन सा है, तो आपको बताना है कि शुक्र ग्रह है। आपको दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना है कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है, बुध ग्रह है, तो इसकी वजह से वह सबसे गर्म होगा। नहीं, वो सबसे गर्म ग्रह नहीं है, वहाँ का तापमान अधिक है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण सूर्य का वो शुक्र का जो है यह टेम्परेचर दिन में 465 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है, और वहीं पर ये जो है वायुमंडल गर्म होने के कारण तापांतर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन शुक्र जो बुध ग्रह है वहाँ का तापांतर बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 300-400 डिग्री सेल्सियस के आसपास का जो है डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। इसी को जो है भोर का तारा भी कहा जाता है, इसी को जो है सांझ का तारा भी कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार इसे भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो शेष 3.5 से 4% नाइट्रोजन गैस भी पाई जाती है। मुख्य रूप से यहाँ पर कौन सी गैस पाई जाती है? तो पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण यहाँ का तापमान अत्यधिक हो जाता है। यह सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है। यह सबसे चमकीला ग्रह भी है और सबसे गर्म ग्रह भी है, जो मैंने आपको अभी सारी चीज़ें डिस्कस किया। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, ये भी चीज़ मैंने आपको बता दिया था। चलिए देखिए दोस्तों, एक ही सवाल कितनी बार एक ही जो है सेशन में पूछा गया है, सवाल रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको चीज़ें अच्छे से रिवाइज करना है। आप स्पीड में इसे देख करके अच्छे से चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो वो है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। 6 × 10⁻24 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान है। जिस पृथ्वी पर आप रह रहे हैं उसका द्रव्यमान कितना है? 6 × 10⁻24। ठीक है, चलिए, किसी वस्तु का भार उस पर पड़ने वाले गुरुत्वीय बल से निर्धारित होता है, और यह अलग अलग स्थानों पर एक ही वस्तु का अलग अलग भार होता है। अतः पृथ्वी का भार नहीं होता है बल्कि द्रव्यमान होता है। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी का भार होता है या द्रव्यमान होता है, तो आप क्या बताएंगे? भार नहीं होता है, वह द्रव्यमान होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर लगभग 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। ठीक है, चलिए, नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है? बताइए, नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है? तो कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो वह पृथ्वी जाना जाता है। ठीक है, नेपच्यून जिसे क्या कहा जाता है? वरुण कहा जाता है। इसके अलावा पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, और पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से भरा जो है ढका होने के कारण, चारों तरफ उसके जल होने के कारण यह सौर मंडल से देखने पर एक किस रंग का दिखाई देता है? तो यह नीले रंग का दिखाई देता है। इसी कारण इसे जो है हम नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, कुछ ग्रहों के उपनाम हैं, जिनमें से एक लाल ग्रह। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। और यह किसके बीच पाया जाता है? इधर ये अपनी पृथ्वी है, और यहाँ पर ये इसके बाद क्या है? यह मंगल ग्रह है। इसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे जो है क्षुद्रग्रहिकाओं की पेटिका हैं, और यहाँ पर जो है इसे ये मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह। ठीक है, यहाँ की जो चट्टानी संरचना है इस प्रकार की है कि ये जो है फेरस ऑक्साइड की यहाँ पर काफ़ी अधिकता दिखाई देती है, जिसकी वजह से ये लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये देखिए, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण वहाँ की मिट्टी जो है लाल दिखाई देती है, और इसी कारण जो है वह लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है निक्स ओलंपस मोन्स, ये कहाँ पर है? तो ये मंगल ग्रह पर है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? निक्स ओलंपस है। ये जो है कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर। ये भी आपको भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए, अच्छा, मंगल ग्रह पर जो सबसे बड़ी घाटी है उसका नाम क्या है? तो मेरी नेरिस। उसका नाम क्या है? मेरी नेरिस। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। एक्सप्लेनेशन से सवाल जरूर बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि सवाल रिपीट हो, लेकिन ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी कि सवाल जो है उसके एक्सप्लेनेशन से जरूर बन सकते हैं। अंतरिक्ष में एक रिक्त स्थान वस्तु है जिसमें गैस धूल की पूंछ जो है बर्फीली कोर जो लाखों मील तक जो है फैली हुई है, उसे क्या कहा जाता है? बताइए, उसे क्या कहा जाता है?
एक बार फिर से पढ़ देते हैं। अंतरिक्ष में एक रिक्त स्थान वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली हुई है, उसे क्या कहा जाता है? धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, नक्षत्र, उल्का, क्या कहा जाता है बताइए, क्या हो जाएगा? सारे लोग भाई उत्तर करिए। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है धूमकेतु। ए जो है, ए ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। कॉमेट कहा जाता है उसे। आकाशीय जो धूल, बर्फ, हिमानी और गैसों के जो पिंड होते हैं जो सूर्य से जो है दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्रों में रहते हैं, सूर्य के चारों ओर ये लंबी किंतु अनियमित जो एवं संकेंद्रीय कक्षा में जो है घूमते रहते हैं। इनकी अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात जब ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो गर्म होकर इनमें गैसों की फुहारें निकलती हैं जो चमकीली पूंछ के समान दिखाई देती हैं। हेली-पुच्छल तारा जो है 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई पड़ता है। अंतिम बार यह 1986 में देखा गया था। हेली-पुच्छल तारा जो है 86 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है, लेकिन अंतिम बार इसे कब देखा गया था? तो ये अंतिम बार जो है वो 1986 में देखा गया था। माफ़ कीजिएगा, शायद मैंने 86 बोल दिया था। 76 वर्षों पर जो है दिखाई देता है। ठीक है, सो थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जो है अगली बार यह कब दिखाई देगा? तो 2061 में दिखाई दीजिएगा। अगर आप सभी लोग जो है उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक ठीक, 61 या 62 में। चलिए, अब हमारे जो पृथ्वी से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए उनके बारे में भी थोड़ा जानकारी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करना ज़रूरी है और इसी वजह से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। धातुएं जो हैं कहाँ पर पाई जाती हैं बताइए? धातुएं अधिकांशतः कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं भूपर्पटी में। ठीक है, धातुएं से पाई जाती हैं भूपर्पटी से। पृथ्वी की सबसे ऊपरी और पतली परत को क्या कहा जाता है? भूपर्पटी कहा जाता है। जैसे हमारी पृथ्वी है, जैसे आप हमारी पृथ्वी है, ये ऐसे इसका एक खड़ी काठ बनाते हैं, तो ये पृथ्वी है जो इसकी ऊपरी परत होती है 0 से 100 किलोमीटर के आसपास की, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम भूपर्पटी कहते हैं, जिसकी औसत जो है ऊंचाई कितनी होती है? ये मुख्य रूप से 30 किलोमीटर मानी जाती है, लेकिन जो है कई अन्य संस्थाओं के द्वारा इसे 0 से 70 किलोमीटर या 0 से 100 किलोमीटर तक एवरेज में इसे माना जाता है। ठीक है, धातुएं भूपर्पटी में पाई जाती हैं। धरातल से 34 किलोमीटर नीचे तक के क्षेत्र को भूपर्पटी कहा जाता है। इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, अभी आपने वहां पर देखा था सूर्य में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता था? तो आपने क्या बताया था? कौन सा तत्व बताया था बताइए? नाइट्रोजन बताया था कि हीलियम बताया था? बताइए, कमेंट में जरूर करिए। अभी आपने सारी चीज़ें पढ़ा है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी से भी ऐसा ही सवाल पूछा गया है। पृथ्वी से भी ऐसा ही सवाल पूछा गया है। पृथ्वी में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? भूपर्पटी में। तो भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है? तो 46% ऑक्सीजन पाई जाती है और अन्य तत्वों में सिलिकॉन की मात्रा जो है 27% पाई जाती है। एल्यूमिनियम की मात्रा 8% पाई जाती है और वहीं पर लोहे की मात्रा जो है 5% पाई जाती है। मैग्नीशियम जो है 2.09% पाई जाती है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सबसे अधिक परपटी में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। फिर इसके अलावा फिर कौन सा पाया जाता है? सिलिकॉन। इस तरह से आपको क्रम भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्रम भी ध्यान रखना है, जिसकी वजह से आपसे सवाल गलत ना हो। तो एल्यूमिनियम उसके बाद आपको ध्यान रखना है, फिर उसके बाद ध्यान रखना है फिर लोहा। ठीक है, लोहा। ये सारे क्रम से ध्यान रखना है, जिसकी वजह से कोई भी सवाल अगर आपसे बने तो आप उसके क्रम को भी अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, चलिए, अक्षांशों से संबंधित सवाल। कर्क रेखा जो है कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है? तो कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है? तो ये नागालैंड से होकर के नहीं गुजरती है। भारत में जो कर्क रेखा है वह 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। ये भारत के वो 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन आपको यहाँ पर कहीं बीच में जो है नागालैंड दिखा? नागालैंड नहीं दिखा है। तो यहाँ से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कई बार सवाल पूछा गया है अन्य परीक्षाओं में भी। ठीक है, इस बार जो है नागालैंड के संबंध में पूछा है, तो इस बार पूछ सकता है कि कौन सा शहर जो है भारत का सबसे नज़दीक है कर्क रेखा के, कौन सा उत्तर में है कि कौन सा दक्षिण में है, इसका जो है सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है जहाँ पर जो है कर्क रेखा जो है जाती है, सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है जहाँ पर कर्क रेखा जाती है। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है, यहाँ से सवाल जो है बहुत अच्छे अच्छे बनाए जाते हैं। ठीक है, कर्क रेखा भारत में किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? देखिए फिर से वही सवाल, किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? तो केवल आपको एक विकल्प देगा और बाकी सबसे जो है गुजरती है, एक विकल्प देगा जहाँ से नहीं गुजरती। आपने यहाँ पर देखा गुजरात से जाती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वो उड़ीसा से नहीं जाती है, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम से। यहाँ पर आपको उड़ीसा नहीं नज़र आ रहा है, तो उड़ीसा से यह नहीं जाती है। ठीक है, चलिए, बाकी इसका चीज़ें आपने देख ही लिया है। चलिए, देशांतर से संबंधित सवाल। देशांतर और अक्षांश के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं वो गलत हैं? आपको जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कौन सा अक्षांश और देशांतर के बारे में गलत हैं।
देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। और अगला विकल्प है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा को संदर्भित करते हैं। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें आपको क्या बताना है, कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर देशांतर के बारे में जो बताया गया, देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, ये क्या है, ये गलत है। पूरी तरीके से आपको गलत नजर आएगा, क्योंकि जब आप पृथ्वी का चित्र देखेंगे और उस पर जब देशांतरों को चारों तरफ से खींचेंगे ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे जब देशांतरों को खींचेंगे तो आपको देखना है कि दोनों तरफ ध्रुवों पर ये देशांतर रेखाएं एक दूसरे को क्या है, काटती नजर आती हैं और एक ही स्थान से गुजरती हैं। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ध्रुवों पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा पर इनकी जो लंबाई है वह सबसे अधिक होती है। लगभग कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर के आसपास होती है 1 डिग्री के अंतराल पर, ठीक है। और बाकी अक्षांश जो है कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप पृथ्वी का चित्र बनाएंगे और अक्षांश रेखाओं को बनाएंगे तो अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं और यह एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ के रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बाकी सारे विकल्प जो दिए गए थे बिल्कुल सही हैं। वह मेरिडियन जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है, यानी कि भारतीय मानक समय किस मेरिडियन पर आधारित है, तो वह जो है 82.5 डिग्री जो है देशांतर पर आधारित है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वह पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जहां से भारत का समय जो है निर्धारित किया जाता है। अच्छा, जीएमटी से भारत का जो मानक समय है वह कितने जो है घंटे आगे है, तो आपको ध्यान रखना है वो 5.5 घंटे आगे है जीएमटी से, ठीक है। कितने घंटे, 5.5 घंटे जो है भारत का समय आगे है पूर्वी क्षेत्र में। चलिए, अच्छा, भारत के जो मानक समय की स्थापना है वो कब हुई थी, तो 1 सितंबर 1947 को, 1 सितंबर 1947 को भारतीय मानक समय की स्थापना हुई थी। और भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के रूप में जाना जाता है। अच्छा, ये जाता कहाँ से है, तो इलाहाबाद यानी ये जो प्रयागराज है वहाँ के नैनी से होकर यह जो है गुजरती है उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये अन्य किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अपने उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो ये आपको पता है कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, लेकिन ये अन्य किस राज्यों में जो है कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो ये अपने उत्तर प्रदेश से गुजरती है, फिर मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। इन 5 राज्यों से जो है भारतीय मानक समय रेखा जो है गुजरती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 5.5 घंटे आगे है 82.5 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम से, और इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अच्छा, ये दोनों रेखाएं, कर्क रेखाएं और मकर रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, तो ये काटती हैं छत्तीसगढ़ में। ये राज्य भी आपको इंपॉर्टेंट नजर आता है, क्योंकि यहीं पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती नजर आती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, शिलीभवन लिथिफिकेशन शब्द निम्नलिखित इनमें से किस भौगोलिक घटक से संबंधित है। जो शिलीभवन होता है, यानी कि जिसे इंग्लिश में लिथिफिकेशन कहा जाता है, इनमें से किस भौगोलिक घटक से संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है। तो दोस्तों किससे संबंधित है, ये चट्टानों से संबंधित है, ठीक है। शिलीभवन शब्द जो है चट्टानों के निर्माण से संबंधित है। अवसादी चट्टानें शिलीभवन प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होती हैं। अच्छा, अवसादी चट्टानें जो होती हैं वो किस प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होती हैं, शिलीभवन प्रक्रिया के द्वारा या लिथिफिकेशन के द्वारा जो है इनका निर्माण होता है। चूना पत्थर, कोयला आदि अवसादी चट्टानों के उदाहरण माने जाते हैं। और इन अवसादों का निर्माण कैसे होता है, जैसे आर्कियन या जो अन्य प्राचीन चट्टानें होती हैं उनमें जो मतलब क्या बोलते हैं अन्य घटकों की वजह से, जैसे हवा के द्वारा, जल के द्वारा जो अपर्दन होता है, अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया होती है, इनके द्वारा जो छोटे छोटे कणों में वो चट्टानें टूट जाती हैं, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जब जाती हैं तो उनका क्या होता है, निक्षेपण होने लग जाता है, और उसी निक्षेपण के कारण जो है उनका निर्माण होता है अवसादी चट्टानों का, ठीक है। चलिए, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है। पृथ्वी के आवरण में जो गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ होते हैं उसको क्या कहा जाता है, कोर, हीलियम, लावा या मैग्मा, बताइए क्या कहा जाता है उसे। तो उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे कहा जाता है मैग्मा, ठीक है। पृथ्वी का जो आवरण होता है और उसके में जो मिश्रित पदार्थ होते हैं उसको क्या कहा जाता है, वो मैग्मा कहलाता है। अच्छा, मैग्मा होता कहाँ पर, पृथ्वी के आंतरिक जो चट्टानें, जैसे पृथ्वी के अंदर दुर्बल मंडल में जो संरचना पाई जाती है वह द्रवित अवस्था में पाई जाती है,
और यही कहा जाता है कि उस ध्रुवल मंडल के ऊपर जो है पृथ्वी की भूपर्पटी जो है वो क्या कर रही है, तैर रही है। ठीक है, यह एक गर्म पदार्थ होता है, इसमें जलीय वाष्प और गैस होती है। इसमें जो है मुख्य रूप से क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, सिलिकॉन होता है, एल्यूमिनियम होता है और आयरन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम या सोडियम, ये सारे तत्व जो है पाए जाते हैं। ठीक है, इसका निर्माण पृथ्वी की सतह के नीचे होता है। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है तो इसे जो है क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है। लावा तब तक नहीं कहा जाता है जब तक मैग्मा पृथ्वी की सतह पर ना आ जाए। जब पृथ्वी की सतह पर ऊपर दिखाई देने लग जाता है तो उसे लावा कहा जाता है। लेकिन अगर आंतरिक संरचनाओं में उसका निर्माण होता है और वहीं पर उसका जो है जमाव हो जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे मैग्मा कहा जाएगा। तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है। एक बार जो है ये इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था तो इसीलिए आपको मैंने चीज़ें बता दी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए, भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित, जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है उसी तरीके से सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है। तो सिस्मोग्राफ किससे संबंधित हो जाएगा, तो भूकंप से संबंधित हो जाएगा। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वायुदाब मापने का एक यंत्र है। सिस्मोग्राफ जो है भूकंप मापने का एक यंत्र है। पायरोमीटर जो है उच्च तापमान को मापने का एक उपकरण है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अच्छा तापमान तो कई अन्य उपकरणों से भी मापा जाता है, लेकिन पायरोमीटर से ही हम क्यों मापते हैं, क्योंकि इससे 2000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का जो तापमान होता है हम इससे उसको मापते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फेदोमीटर से क्या मापा जाता है, इससे समुद्र की गहराई को मापा जाता है। क्या मापा जाता है, समुद्र की गहराई को। ठीक है, चलिए, भारत का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर अवस्थित है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। तो वो कौन सा है, जो भारत का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। आपको सिंपल सा समझना है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो वह जो है बैरन द्वीप है। और कहाँ पर है, अंडमान एवं निकोबार की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वहाँ से 135 किलोमीटर की दूर है। यूपीएससी में 2019 में ये सवाल जो है स्टेटमेंट के रूप में आया था, तो वहाँ पर कई स्टेटमेंट थे, लेकिन यहाँ पर एक सिंपल सा एक फैक्ट के रूप में इसी सवाल को पूछा गया है। ठीक है, सवाल जो है बहुत ज़्यादा जो है रिपीट किए जाते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है। भारत का एकमात्र सक्रिय पुष्ट ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर दक्षिण में अवस्थित है। जहां पहली बार विस्फोट कब हुआ था, तो 1787 में हुआ था। ठीक है, हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम जो है अब कितना है, अब क्या है, तो वह स्वराज द्वीप है। पहले जहाँ पर हैवलॉक द्वीप जिसका नाम था, अब उसका नाम क्या कर दिया गया है, स्वराज द्वीप कर दिया गया है। जो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रिची द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। और नील द्वीप समूह का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, तो अब उसे शहीद द्वीप कर दिया गया है। ठीक है, यह दक्षिण अंडमान जिले के अंतर्गत आता है, जो पोर्ट ब्लेयर से 36 किलोमीटर दूर जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवस्थित है। जबकि विल्सन द्वीप भी भारत का दक्षिण अंडमान जिले के अंतर्गत आता है। विल्सन द्वीप किसके अंतर्गत आता है, तो भारत के दक्षिणी अंडमान जिले के जो है अंतर्गत आता है, जो पोर्ट ब्लेयर से लगभग 57 किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवस्थित है। इतना आपसे नहीं पूछेगा, इतना ज़रूरी नहीं एक्सप्लेनेशन, लेकिन आपको मैं पढ़ देता हूँ कि इसलिए आपको लगे ना कि चीज़ें छोड़कर पढ़ाई जा रही है ना। चलिए, 90 ईस्ट रिज जो एक अंततः समुद्री ज्वालामुखी है, रिज है, कौन से महासागर में जो है अवस्थित है, बताइए। 90 ईस्ट रिज जो है किस महासागर में अवस्थित है, तो कहाँ पर है, तो ये हिंद महासागर में अवस्थित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 90 ईस्ट रिज एक अंतः जो समुद्री ज्वालामुखी रिज है और जो हिंद महासागर में अवस्थित है। यह रिज पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, 90 मेरिडियन के समांतर है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, 90 जो है ईस्ट रिज कहा जाता है, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में, इसलिए इसे ईस्ट रिज कहा जाता है। चलिए, और यह जो है हिंद महासागर एवं पूर्वी हिंद महासागर में विभाजित होता है। और निकोबार जो फैन है, जिसे खाड़ी कहा जाता है, फैन को खाड़ी भी कहा जाता है, निकोबार को बंगाल की खाड़ी से जो है अलग करता है। ठीक है, ये उतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। चलिए, स्थानीय पवनों से संबंधित जो सवाल बनते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वायु राशि गर्म है, बताइए कौन सी वायु राशि गर्म है, तो बताइए कौन सी वायु राशि गर्म है, तो उष्णकटिबंधीय महाद्वीप जो है वो क्या है, गर्म वायु राशि के रूप में जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न जो वायु राशियाँ होती हैं उष्णकटिबंधीय वायु राशि कहा जाता है। ये संभवतः तापमान की दृष्टि से गर्म होती हैं। विषुवत रेखीय वायु राशि भी उष्णकटिबंधीय प्रकार की वायु राशि ही है और इस वायु राशि को ई अक्षर से जो है डिनोट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। पश्चिम से
कौन सी हवा जो है पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण और शुष्क गर्मी वाली हवा है जो उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बहती है? बताइए किस हवा के बारे में बात की जा रही, तो वो है लू। ठीक है, लू जो है पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण और शुष्क गर्मी वाली जो है हवा है जो उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। ठीक है, और इसका तापमान लगभग कितना हो जाता है, तो 45 डिग्री के आसपास हो जाता है और यह मई और जून के महीने में जो है यह चलती नजर आती है। काल बैसाखी एक पवन है जो कि पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में पाई जाने वाली एक स्थानीय पवन है। ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होता है, इसे जो है काल बैसाखी कहा जाता है। बैसाख के महीने में इसकी जो है उत्पत्ति होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय पवन लू चलती है? बताइए किस राज्य में स्थानीय पवन लू चलेगी, तो कहाँ पर चलेगी? राजस्थान में चलेगी, हरियाणा में चलेगी, पंजाब में चलेगी, उत्तर प्रदेश में चलेगी, बिहार में चलेगी। ये जितने ये मैदानी क्षेत्र हैं और पश्चिम से उत्तर जो है पूर्व की ओर जाते हैं, इन सारे राज्यों में जो है आपको लू देखने को मिल जाएगी। ठीक है, राजस्थान के बाड़मेर जिले में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव मिलता है। अगर आप आरएएस की तैयारी करते हैं या राजस्थान के एग्जाम्स की किसी भी तैयारी में करते हैं तो आपको राजस्थान से संबंधित जो सवाल पूछा जाएगा किस जिले में सबसे अधिक लू का प्रभाव होता है, तो आप कहाँ बताएंगे, तो बाड़मेर जिले में लू का प्रभाव सबसे अधिक होता है। किस मौसम में दोपहर के समय शुष्क और गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहा जाता है? देखिए एक ही सवाल कितनी बार जो है रिपीट किया जाता है, तो गर्मी के मौसम में मई और जून के महीने में जो है हवाएं चलती नजर आती हैं आपको। हमारा अगला सवाल, भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः किस मौसम से होता है? फिर से गर्मी के मौसम से। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर लिया, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं कि जो है ये एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है। ग्रीष्म ऋतु में जो है उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में के दिनों में, एक सेकंड कैसे भाषा इस्तेमाल हुई है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में दिन के दौरान चलने वाली तेज आवेगी गर्म शुष्क पवनों को किस रूप में जाना जाता है? एक ही सवाल को देखिए कितने तरीके से जो है अलग अलग घुमा करके पूछने की कोशिश की जा रही है, तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको सिंपल सा समझना है। गर्मियों के दिनों में मई और जून के महीने में उत्तर भारत यानी कि उत्तर पश्चिमी भारत से लेकर भारत के पूर्वी क्षेत्र की ओर बढ़ते जाने पर उत्तरी क्षेत्र में वहाँ पर एक हवा चलती है जो कि गर्म हवा होती है जिसे हम लू के नाम से जानते हैं। बस इतना ही समझना है आपको। ताउते चक्रवात भारत में किस वर्ष आया था, तो कब आया था, तो ये 2020-21 में आया था। लेटेस्ट था, करंट अफेयर से संबंधित सवाल था, इसीलिए जो है पूछा गया था। अच्छा, इसकी स्पीड कितनी थी, तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास की इसकी स्पीड थी और इसके कारण जो है लैंडफॉल भी हुए थे, बहुत सारा जो है नुकसान भी हुआ था। भारत के पूर्वी तट पश्चिमी तट से अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, चक्रवातों की मात्रा अधिक होती है। वायुमंडल, कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है? बताइए कौन सा मंडल जो है क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है, तो कौन सा है, तो वो क्षोभ सीमा होती है। जैसे वायुमंडल है, इसकी संरचना हम ऐसे बनाते हैं, तो यहाँ पर पृथ्वी के सबसे नीचे क्या है, यहाँ पर क्षोभ मंडल आ जाएगा, क्षोभ मंडल आ जाएगा, और इसके बीच में यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, समताप मंडल आ जाएगा, समताप मंडल। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक पतली सी परत होगी जहाँ से ये क्षोभ मंडल की ऊपरी परत और यहाँ पर समताप मंडल की निचली परत होगी, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्षोभ सीमा। उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाता है क्षोभ सीमा कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ट्रोपोपॉज जो है, कई बार आपको ट्रोपोपॉज लिख के देगा, क्षोभ सीमा लिख के नहीं देगा, तो आपको ध्यान रखना है ट्रोपोपॉज जो है वो क्षोभ मंडल से समताप मंडल को अलग करता है और यह वातावरण वह क्षेत्र होता है जहाँ पर्यावरणीय ह्रास दर का अचानक जो है बदल जाते हैं। पर्यावरणीय जो ह्रास दर है वह अचानक से बदल जाते हैं। क्षोभ मंडल शीर्ष पर हवा की एक परत में बंधा हुआ होता है। आमतौर पर पृथ्वी के वायुमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ गिरता है और हवा का तापमान प्रति 1000 मीटर पर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है कम होता है। इसे मानक औसत ह्रास दर कहा जाता है। जैसे इसे इस तरह से ना समझिएगा, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे आप समझ लीजिए। जैसे पृथ्वी से जो है ऊपर की ओर जाने पर, खासकर क्षोभ मंडल में जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, तापमान धीरे धीरे कम होने लग जाता है, यानी तापमान में गिरावट आती है। अच्छा, वो गिरावट किस दर से आती है, तो प्रति 1000 किलोमीटर अगर हम जाएंगे तो उसका तापमान कितना हो जाएगा, 6.5 डिग्री कम हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता है, सामान्य ताप ह्रास दर कहा जाता है, नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है इसे। अगर आपसे सिंपल सा पूछा जाए, क्षोभ मंडल में
पृथ्वी से ऊपर की ओर जाने पर प्रति 1000 मीटर पर कितने तापमान की कमी आती है? तो 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। अच्छा, इससे हम क्या कहते हैं? तो सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मानक ह्रास दर कहा जाता है या सामान्य ताप ह्रास दर कहा जाए, तो ये भी आपको सेम ही समझना है। हमारा अगला सवाल, इनमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है? तो किस स्थान पर होगी? जाहिर सी बात है, आपको भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे मोटाई या ऊंचाई सबसे अधिक नजर आएगी। भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है। क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है और वायुमंडल की समस्त मौसमी घटनाएं किसमें होती हैं? तो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। जैसे आप ये धूल भरी आंधियां देखते हैं, बादल देखते हैं, पानी बरसता हुआ देखते हैं, बर्फबारी देखते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वायुमंडलीय गैसों की सर्वाधिक सघनता जो है क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है और इस मंडल में ऊंचाई के साथ बढ़ने पर तापमान में गिरावट दर्ज होती है। इसके ऊपर के वायुमंडलीय परत को समताप मंडल कहा जाता है। जहाँ पर कौन सी गैस प्रमुख रूप में पाई जाती है? वहाँ पर ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, ओजोन लेयर। अच्छा, उसका सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है। ओजोन किस प्रकार से प्रभावी होती है हम लोगों के लिए, जो है लाभकारी होती है, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। खासकर जो लघु तरंगे विकिरण होता है उसको रोकने का प्रयास करती हैं, जो कि हमारे लिए और अन्य जीव जंतुओं के लिए जो है सर्वाधिक नुकसान का कारण बनती हैं। ठीक है। वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे से जो है होती है, बताइए। रिक्त स्थान। वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के क्या होती हैं? तो वो होती हैं व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या है? जब वायुमंडल का दाब बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है? वह कम हो जाएगी। जब वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। अच्छा, आपको यहाँ पर यह भी बात समझना है, वाष्पोत्सर्जन होता क्या है? वाष्पोत्सर्जन पेड़ पौधों के द्वारा जो जल का जो है निष्कासन किया जाता है, यानी कि उसको वायुमंडल में छोड़ा जाता है, उसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। एक शब्द आपने और सुना होगा, जलवाष्प। जलवाष्प और वाष्पोत्सर्जन में क्या अंतर है? तो जलवाष्प जो होती है नदियों, तालाबों, नालों और ये जो इनसे जो है अपने आप से गर्मियों के दिनों में जो वाष्प के रूप में जल वायुमंडल में जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जलवाष्प कहा जाता है। लेकिन वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पेड़ पौधों के द्वारा निष्कासित किया जाता है, छोड़ा जाता है। इन दोनों में एक छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, इसको आपको समझना ज़रूरी है, नहीं तो आप जो है अंतर नहीं कर पाएंगे। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है और वायुमंडलीय दाब घटने पर वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। ये चीज़ आपने देखा ही है। हवा के दबाव से आप क्या हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? बताइए, उसे हम क्या कहेंगे? भैया उसे हम वायुमंडलीय दाब कहेंगे। और क्या कहेंगे? जितना हवा का दाब होगा वो वायुमंडल का दाब माना जाएगा और वह पृथ्वी के संदर्भ में क्या कहा जाएगा? वायुमंडलीय दाब कहा जाएगा। ये देखिए, हवा के दबाव को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। धरातल के प्रति इकाई क्षेत्र पर जो बार डालती है, यानी कि धरातल जैसे पृथ्वी है, इसके प्रति इकाई क्षेत्रफल वायुमंडल से जितना दाब पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसे हम बैरोमीटर में मापते भी हैं और एक बार बराबर कितने पास्कल के बराबर होता है? 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक, चलिए महाद्वीपों से संबंधित सवाल। मणिटॉलिन द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? मणिटॉलिन द्वीप कहाँ पर है? तो यह कनाडा में अवस्थित है। ठीक है, यह दुनिया का सबसे बड़ा झील द्वीप है। यह दुनिया का सबसे बड़ा झील द्वीप है। मणिटॉलिन द्वीप को झीलों का घर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आपसे पूछा जाएगा मणिटॉलिन द्वीप जो है कहाँ पर है? वो कनाडा में है। लेकिन झीलों का घर किसे कहा जाता है? तो मणिटॉलिन द्वीप को कहा जाता है। ठीक है, इसकी 3 सबसे बड़ी जो प्रमुख झीलें हैं उनमें से एक है मोनिटो झील, कागावांग झील और यहाँ कौन सी है? मिडमोया झील। आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है, मैनिटो झील, कागावांग झील या मिडमोया झील ये कहाँ पर अवस्थित है? आपको क्या बताना है? तो कनाडा में अवस्थित है। कहाँ पर? मणिटॉलिन द्वीप में। निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य अवस्थित है? निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य जो है अवस्थित है? तो कहाँ पर है? तो हिंद महासागर में। सेशेल्स है, चैगोस है, अल्दाब्रा है, फरकाहार है, ये कहाँ पर है? ये सारे हिंद महासागर में पाए जाते हैं। और सेशेल्स जो गणराज्य है हिंद महासागर में अवस्थित 115 द्वीपों वाला एक द्वीपीय समूह राष्ट्र है और अफ्रीकी जो मुख्य भूमि है इसके पूर्वी क्षेत्र में यह जो है लगभग वहाँ से 1500 किलोमीटर की दूरी पर मेडागास्कर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यह अवस्थित आपको नजर आ जाएगा।
चलिए, जलमंडल से संबंधित सवाल। विश्व का सबसे बड़ा जो जलीय निकाय कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? तो कैस्पियन सागर झील है। कौन सी है? तो वह कैस्पियन सागर झील है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कैस्पियन सागर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी जलीय निकाय या झील है। यहाँ पर जल निकाय पूछा गया, लेकिन आपको यहाँ पर मैं तकनीकी दृष्टि से इसे सही कर दूं। यहाँ पर अगर झील पूछा जाता, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो कौन सी है? तो वो हो जाती कैस्पियन सागर झील। जल निकाय के संदर्भ में बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि वो किसी महासागर को भी टिक कर सकते हैं, किसी अन्य सागर को भी टिक कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर झील होना चाहिए तकनीकी दृष्टि से। और इसका क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। कैस्पियन सागर झील जो है कि उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में रूस, दक्षिण में अजरबैजान और दक्षिण में ईरान, दक्षिण पूर्व में तुर्कमेनिस्तान। ये उतना जरूरी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है कैस्पियन सागर झील। और अच्छा है कहाँ पर? तो ये कहाँ पर पाई जाती है? ये एशिया और यूरोप के जो है मध्य में पाई जाती है कैस्पियन सागर झील। ठीक है, चलिए, अरब सागर भारत के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो अरब सागर भारत के कहाँ पर है? तो पश्चिम में अवस्थित है। जैसे हमारा ये प्यारा भारत है, यहाँ पर ये श्रीलंका है, इधर ये बंगाल की खाड़ी है, और इधर क्या है? इधर ये अरब सागर है। तो ये भारत के किस क्षेत्र में पड़ा? तो ये पश्चिम क्षेत्र में पड़ा, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पड़ा। अगर आपसे पूछ लिया जाए, अभी यहाँ पर अरब सागर पूछा गया है, अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का जो लक्षद्वीप है भारत के किस क्षेत्र में पड़ता है, तो आप क्या बताएंगे? दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है चलिए, अच्छा, अरब सागर का जो प्राचीन भारतीय नाम है उसे सिंधु सागर भी कहा जाता है। पहले इसे अब जो है अरब सागर इसे कहा जाता है, लेकिन पहले इसे जो है सिंधु सागर के नाम से भी जाना जाता था, सिंधु सागर। ठीक है, और भारत की जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं वो कहाँ पर गिरती हैं? तो अरब सागर में गिरती हैं, और ये भ्रंश घाटी की नदियां हैं। मध्य भारत की ये दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो नर्मदा और ताप्ती, जो पूर्व की ओर ना बह करके पश्चिम की ओर बहती हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलिए, सुंडा जलसंधि दो द्वीपों के बीच अवस्थित है, उनमें से एक जावा द्वीप है और दूसरे का नाम क्या है? बताइए। सुंडा जलसंधि जिन दो द्वीपों के बीच अवस्थित है, उनमें से एक का तो नाम जावा द्वीप है और दूसरे का नाम क्या है? तो दूसरे का नाम है सुमात्रा द्वीप। ठीक है, सुंडा जलसंधि कहाँ है? सुंडा जलसंधि जो है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और जावा के बीच अवस्थित है। यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से सवाल बन सकता है, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाली जलसंधि का नाम क्या है? तो सुंडा जलसंधि है। इसका नाम पश्चिमी जावा द्वीप के सुंडा समुदाय पर जो है इसको पड़ा है। ठीक है, वहाँ पर सुंडा समुदाय एक रहता है, उसी के नाम पर जो है इसका नाम क्या रख दिया गया है? सुंडा जलसंधि रख दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? कौन सा जल स्रोत है जो ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तो वो है तस्मान सागर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, तस्मान सागर जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है। जैसे यहाँ पर आपको ये ऑस्ट्रेलिया नजर आएगा, ऐसे ऐसे आपको ये इस क्षेत्र में एक ऑस्ट्रेलिया नजर आएगा, यहाँ पर आपको न्यूजीलैंड ऐसे इस क्षेत्र में ऐसे उत्तर से दक्षिण के रूप में नजर आएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में एक ये जो सागर नजर आता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है तस्मान सागर। ठीक है, तो तस्मान सागर किसको किसको अलग करता है? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। यह उत्तर से दक्षिण तक लगभग 28 किलोमीटर में जो है 2800 किलोमीटर तक जो है इसका फैलाव देखा जाता है। विश्व की कुछ जो महत्वपूर्ण झीलें और जलप्रपात हैं, इनसे संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं उनको देख लेना है। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कौन सी है? लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका जो है पेरू और बोलिविया की सीमा पर अवस्थित है, और यह विश्व की जो है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची झील है। नौगम्य झील है, यहाँ पर नाव को भी चलाया जा सकता है। ठीक है, इसकी समुद्र तल से गहराई ऊंचाई कितनी है? तो 3800 मीटर, 3812 मीटर की ऊंचाई पर यह अवस्थित। आप समझ सकते हैं 3800 मीटर यानी कि लगभग 4000 मीटर या 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है लेक टिटिकाका, जो कि पेरू और बोलिविया की सीमा पर अवस्थित है, वहां पर नाव भी चला सकते हैं, इतनी बड़ी झील है वो। जलीय मात्रा के आधार पर यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, और इसे विश्व की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित नौगम्य झील कहा जाता है। ये देखिए, विश्व की सबसे ऊंची झील जहां पर नौगम्यता की जो है सुविधा मिल सकती है, तो कौन सी है? लेक टिटिकाका, जो कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में। दोस्तों, एक ही सवाल को कई बार कई एंगल से पढ़ने का हमारा प्रयास ये रहता है कि आपको सारी चीज़ें यहीं पर याद हो जाएं, आपको अन्य जगह जो है बार बार समय ना देना पड़े, इसलिए मैं कई एंगल से पढ़ने का उसे प्रयास करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको जो है पसंद आ रही होंगी। एंजल जलप्रपात जो है कहाँ पर अवस्थित है? एंजल जलप्रपात कहाँ पर है? तो वेनेजुएला में है। वेनेजुएला कहाँ पर है? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ पर है? वो भी दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पर है? तो दक्षिण अमेरिका में। ठीक है,
एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में अवस्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर और गहराई 807 मीटर के आसपास है। यह जलप्रपात बोलीवर राज्य के ग्रान सबाना क्षेत्र में जो है अवस्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी इसको जो है शामिल किया गया है। दक्षिण अमेरिका का जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर बोलीविया, यहाँ पर आपको देखेंगे इस क्षेत्र में बोलीविया नजर आएगा। यहीं से आपको एक एंजल जलप्रपात नजर आएगा। ठीक है, एंजल जलप्रपात। चलिए, स्थलाकृतियों से संबंधित सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबंधित है, बताइए। तो कौन सी है? तो बरखान। मरुस्थल एक शुष्क प्रदेश होता है जहां पर वर्षा की मात्रा जो है बहुत कम होती है, लेकिन तापमान वहां पर अधिक होता है और वनस्पतियां वहां पर बहुत ही विरल अवस्था में पाई जाती हैं, यानी बहुत अधिक सघन वनस्पतियां वहां पर नहीं पाई जाती हैं। बरखान जो है बलुई बंजर भूमि पर निर्मित एक अर्धचंद्राकार बलुई मिट्टी के टीलों को कहा जाता है। बरखान किसे कहा जाता है? जो राजस्थानी क्षेत्र होते हैं, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो बलुई बंजर भूमि होती है उससे अर्धचंद्राकार रूप में जो बलुई मिट्टी का निर्माण होता है, टीले को निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बरखान कहा जाता है, माफ कीजिएगा, जिसका संबंध मरुस्थल से है। अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिमी एवं बिंद जो क्षेत्र है, बिंदु भूमि है, उसके पास जो है बरखानों की जो स्थलाकृतियाँ हैं कई बार आपको बहुत आसानी से देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, हिमोड़ जो होती है किसके द्वारा निर्मित होती है? वो हिमानी के द्वारा निर्मित होती है, बर्फ की शिलाओं के द्वारा निर्मित होती है। जलोढ़ पंख का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो वो नदी के द्वारा होता है। जलोढ़ पंख का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो नदी के द्वारा होता है। ये विभिन्न जो संरचनाएं हैं कैसे निर्मित होती हैं, ये चीज़ आपसे बताया गया है। बरकान या बरखान से क्या अभिप्राय है, बताइए। तो ये क्या है? बालू का एक अर्धचंद्राकार टीला है, अभी आपने देखा है इसे। चलिए, इनकी भुजाएं जो है पवनों की दिशा में जो है निकली हुई होती हैं। पवनों द्वारा निर्मित अन्य स्थलाकृतियां जैसे छत्रक या अपवाहन गर्त या वात गर्त, इंसलबर्ग, मेसा, बट या बालू के टिब्बे या यारडंग, ये किससे निर्मित होती हैं? ये किससे निर्मित होती हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये पवनों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। पवनों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में से निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नहीं है? तो आपको एक स्थलाकृति जो है हिमोड़ की दे देगा, जो कि पवनों से द्वारा निर्मित नहीं होती है। बाकी अन्य विकल्प क्या दे देगा? आपको पवनों से निर्मित स्थलाकृतियों की दे देगा, जैसे छत्रक, अपवाहन गर्त, वात गर्त, इंसेलबर्ग, मेटा, बट या बालू के टिब्बे या यारडंग। तो आपको उनके आधार पर जो है टिक करना होगा। जहां हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो, उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को क्या कहा जाता है? बरकान कहा जाता है। ए ऑप्शन आपने अभी देखा है उसे। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ पर अवस्थित है? ब्लैक रॉक जो रेगिस्तान है वह कहाँ पर अवस्थित है? तो बताना है आपको कहाँ पर अवस्थित है। वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए में अवस्थित है। कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए के नवादा राज्य में। नवादा राज्य जो है यूएसए में अवस्थित है। वहाँ पर ब्लैक रॉक डेजर्ट जो है अर्धशुष्क क्षेत्र वहाँ पर अवस्थित है। अच्छा, नवादा एक बिहार का एक जिला भी है, भी आपको ध्यान रखना है। 21 जून 1986 में इस रेगिस्तान में जो है बर्निंग मैन फेस्टिवल मनाया गया जाता है। 1986 से 21 जून 1986 से इस रेगिस्तान में बर्निंग मैन फेस्टिवल मनाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि बर्निंग मैन फेस्टिवल जो है कहाँ पर मनाया जाता है, तो आपको क्या बताना है? अमेरिका में मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ दुनिया भर से आए लोग जो है सेलफोन, इंटरनेट जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से दूर रहकर पारंपरिक नाच गाने और गीत संगीत में एक सप्ताह तक जो है संलिप्त रहते हैं। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर नजर आएगा? तो ये आपको अफगानिस्तान में नजर आएगा। रेगिस्तान मरुस्थल जो है अत्यंत शुष्क और पठारी क्षेत्र होता है जो दक्षिण पश्चिमी अफगानिस्तान के हेलमंद और कंधार प्रांतों के बीच जो है अवस्थित है। ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में अवस्थित है? तो कहाँ पर है? पोलैंड में। ब्लेडा रेगिस्तान कहाँ पर है? तो पोलैंड में अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नामीब मरुस्थल कहाँ पर है? नामीब मरुस्थल कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, ये नामीबिया में है। कहाँ पर? नामीब मरुस्थल जो है कहाँ पर है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में, नामीबिया के क्षेत्र में। ठीक है, और यहाँ से लेकर ध्यान रखिएगा, इसका विस्तार जो है अंगोला से लेकर ओलिफेंटस नदी के बीच पाया जाता है। इसका विस्तार कहाँ है? अंगोला नदी से लेकर ओलिफेंटस नदी के बीच पाया जाता है और यह विश्व के सबसे पुराने रेगिस्तानों में से एक माना जाता है। गोबी मरुस्थल किन दो देशों के बीच है? तो गोबी मरुस्थल जो है एक तो है मंगोलिया और दूसरा क्या है? चाइना। ठीक है, मंगोलिया और चीन के बीच एक मरुस्थल अवस्थित है जिसे गोबी मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है,
और गोबी मरुस्थल जो है एक मंगोलियन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, जल रहित स्थान। आपसे पूछा जाए कि गोबी का अर्थ क्या होता है, जो एक मरुस्थलीय क्षेत्र है गोबी मरुस्थल, उसमें जो गोबी का अर्थ है क्या है, वो जल रहित स्थान के बारे में बताता है और यह एक वृष्टि छाया क्षेत्र माना जाता है रेगिस्तान की दृष्टि से वहाँ पर। विश्व के जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इनमें से किसका उपयोग भारत और ब्रिटेन के बीच विदेशी व्यापार के लिए एक राजमार्ग के रूप में किया जाता था, क्योंकि 1869 में इसके खोलने के से जो है परिवहन लागत कम हो गई और भारतीय बाजार तक पहुंच आसान हो गई है। इनमें से कौन सा जो स्थल है जो भारत और ब्रिटेन के बीच जो है विदेशी व्यापार का प्रमुख राजमार्ग था? पनामा नहर, कोरिंथ नहर, स्वेत नहर या बाल्टिक सागर या स्वेज नहर? बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये कई बार सवाल पूछा गया है। मैंने जो है हिस्ट्री में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था आपसे। तो किसकी बात की जा रही है? तो स्वेज नहर की बात की जा रही है। स्वेज नहर भारत और ब्रिटेन के बीच जो है विदेशी व्यापार के लिए एक प्रमुख राजमार्ग था और क्योंकि 1869 में इसके खुलने से परिवहन की लागत कम हो गई और भारतीय बाजार तक पहुंच आसान हो गई है। अच्छा, ये स्वेज नहर है कहाँ पर? आपको ये भी ध्यान रखना है। जैसे ये आप एशिया का क्षेत्र देखते हैं और ये इधर आप देखेंगे तो ये अफ्रीका का क्षेत्र है। इधर बीच में आपको एक लाल सागर नजर आएगा इस क्षेत्र में और यहाँ पर आपको नजर आएगा भूमध्य सागर। ठीक है, इन दोनों द्वीपों के बीच यहाँ पर एक नहर बनाई गई थी, एक कृत्रिम नहर है, इसी को कहा जाता है स्वेज नहर। इसी को क्या कहा जाता है? स्वेज नहर कहा जाता है। इसके पहले जब ब्रिटेन से लोग व्यापार करने के लिए आते तो यहाँ पर एक अफ्रीका महाद्वीप पड़ता था, तो इसके साथ यहाँ से आपको इसके दक्षिण में जाना पड़ता था केप ऑफ गुड होप से। यहाँ से आप गुड होप से जो उत्तमासा अंतरीप है यहाँ से होकर गुजरना पड़ता, तो इसकी वजह से लगभग 7 से 8 हज़ार तक की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से व्यापार पूरी तरीके से बहुत आसान नहीं होता था। लेकिन जैसे ही स्वेज नहर जो है खोला गया तो यहाँ से जो है व्यापार की दूरी लगभग 7,000 किलोमीटर कम हो गई और बहुत तीव्र गति से जो है व्यापार भारत के साथ ब्रिटेन का चलने लगा और इसी वजह से भारत के जो गुलामी के रास्ते हैं वो भी बहुत तेज़ गति से खुलने लगे और भारत फिर 200 सालों का जो गुलामी का दंश झेला है, इसकी सबसे बड़ी वजह व्यापार ही था। विश्व की प्रमुख नदियां जो थी उनके संबंध में जो सवाल पूछा गया है, जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों का अपरदन करता है तो नदी बेसिन में बनने वाले जो मोड़ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? दोस्तों, ये सवाल जो है स्पेशल ज्योग्राफी या जैसे नेट या जेआरएफ में या किसी अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो कई बार सवालों को बहुत ज़्यादा जटिल बना दिया जाता है, लेकिन आपको क्या करना है, सॉल्व तो करना ही है। जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों का अपरदन करता है तो नदी में बनने वाले जो मोड़ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है विसर्प कहा जाता है। ठीक है, चलिए, इनका आकार अंग्रेजी के यस के आकार होता है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की कहाँ की सीमा बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय की कौन सी सीमा बनाती है? तो सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के यारलुंग जांगबो के क्षेत्र से बहते हुए भारत के पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से मुड़कर भारत की तरफ आती है, असम की तरफ आती है और यह भारत की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक है, चलिए, भारत के उत्तर में जो है नवीन मोड़दार वलित पर्वत की श्रृंखला अवस्थित है हिमालय, और यह भारत के उत्तर पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर उत्तर पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक जो है अवस्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम में सिंधु के मोड़ से उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक अर्धचंद्राकार रूप में इसका जो है फैलाव, ऐसे आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में इधर जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में इस तरह की स्थलाकृति है, ये अर्धचंद्राकार के रूप में आपको दिखाई देगा और लगभग इसकी जो है लंबाई कितनी है, तो 2500 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी है जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है? 3690 किलोमीटर है। ठीक है, और यह नदी निकलती कहाँ से? तो वाल्दे पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है। आपसे सवाल बन सकता है यूरोप की सबसे लंबी नदी का निकास कहाँ पर है? तो वाल्दे पहाड़ी, और इसका जो है मुहाना कहाँ पर है? तो कैस्पियन सागर झील में। ठीक है, चलिए, और रूस के जो 20 सबसे बड़े शहरों में से 11 वोल्गा के ड्रेनेज बेसिन में अवस्थित हैं, जिसमें इनकी जो राजधानी मॉस्को है यह भी शामिल है। ध्यान रहे कि डेन्यूब नदी भी यूरोप में प्रवाहित होती है, जो वोल्गा के बाद लंबाई के क्रम में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। डेन्यूब नदी जो है यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है यूरोप की, और डेन्यूब नदी यूरोप के 10 देशों से होकर के बहती है। ठीक है, विश्व के प्रमुख देशों की राजधानियों और मुद्राओं से संबंधित जो सवाल हैं, नासाउ किस देश की राजधानी है? नासाउ कहाँ की है? बहामास की राजधानी है। अच्छा, बहामास कहाँ पर पड़ता है? तो ये भी आपको मैं बता दूं
कैरेबियन क्षेत्र में पड़ता है, जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच का एक क्षेत्र पड़ता है, कैरेबियाई द्वीप समूह क्षेत्र। वहां पर एक द्वीप है बहामास, जिसकी राजधानी क्या है, नासाउ। ठीक है, छोटे छोटे द्वीपों का वह एक समूह है। चलिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जो है बेलारूस की राजधानी है, बताइए कौन सी है जो बेलारूस की राजधानी, तो कौन सी है, तो मिन्स्क है। मिन्स्क कहाँ की राजधानी है, तो बेलारूस की राजधानी है। अजरबैजान कहाँ की है, तो बाकू की है। बेल्जियम की कौन सी है, तो ब्रुसेल्स है। कोरोमास की कौन सी है, तो मोरोनी है। कोरोमास की कौन सी है, तो मोरोनी है। बेल्जियम की ब्रुसेल्स है। अजरबैजान की बाकू है। और बेलारूस की मिन्स्क राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है, तो बोत्सवाना की मुद्रा कौन सी है, तो पुला। पुला कहाँ की है, तो बोत्सवाना की मुद्रा है। येन कहाँ की है, तो जापान की है। डॉलर कहाँ की है, तो अमेरिका की है। पाउंड स्टर्लिंग कहाँ की है, तो ब्रिटेन की है। भारत की कौन सी है, तो भैया रुपया है। भारत की मुद्रा कौन सी है, रुपया है। निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी, आयरलैंड की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है। आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन है। आयरलैंड यूरोपीय महाद्वीप का जो है तीसरा सबसे बड़ा जो है द्वीपीय देश है। इसकी मुद्रा कौन सी है, तो यूरो है। ठीक है, और इसकी राजधानी डबलिन है। प्योंगयांग निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है, तो आपको जानना चाहिए प्योंगयांग जो है उत्तर कोरिया की राजधानी। उत्तर कोरिया का किम जोंग उन जो है तानाशाह, उसने अपनी राजधानी क्या बनाई है, प्योंगयांग। प्योंगयांग याद रखिएगा। अच्छा, कंबोडिया की राजधानी क्या है, तो नाम पेन। कंबोडिया की राजधानी क्या है, नॉम पेन है। दक्षिण कोरिया की क्या है, सियोल है। और इसी के नाम पर वहाँ का एक सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है सियोल, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। ठीक है, वियतनाम की राजधानी क्या है, हानोई है। कजाकिस्तान की नूर सुल्तान है। उज्बेकिस्तान की ताशकंद है। यमन की साना है। फिजी की सुआ है। ये उन देशों की राजधानी है और इन्हीं से संबंधित अक्सर जो है सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए एक्सप्लेनेशन में आपको सारी चीज़ें एक साथ दे दी गई हैं। अच्छा, यूरोपीय संघ की जो आधिकारिक मुद्रा है निम्नलिखित में से कौन सी है। यूरोपीय एक संघ है जो लगभग 28 देशों का एक समूह है, और उसमें से कौन सी मुद्रा जो है चलाई जाती है जो वो देश जो है स्वीकार कर सकते हैं, बताइए तो कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा वो है यूरो मुद्रा है। ठीक है, यूरो मुद्रा कहाँ की है, यूरोपीय संघ की है। येन जापान की है। पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की। और डॉलर अमेरिका की। ये चीज़ आपने अभी देख ही लिया था। चलिए हमारा अगला सवाल, फ्रांस की राजधानी शहर कौन सा है, फ्रांस का जो राजधानी शहर कौन सा है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, आप सभी लोगों को पता है। और यह फ्रांस का सबसे बड़ा नगर भी है जनसंख्या के अनुसार। 17वीं सदी में जो पेरिस यूरोप से में जो है वित्त, वाणिज्य, फैशन, विज्ञान और कला के प्रमुख केंद्रों में से एक माना जाता था। और पेरिस जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपको नजर आएगा। जो फ्रांस का सबसे बड़ा शहर और राजधानी शहर पेरिस है, वह किस नदी के किनारे अवस्थित है, ये बहुत आसानी से पूछा जाने वाला सवाल है। और पेरिस लंदन के बाद यूरोप का दूसरा सर्वाधिक व्यस्त हवाई अड्डा है। पहले नंबर पर कौन सा है, लंदन का जो हवाई अड्डा है, और उसके बाद पेरिस का जो हवाई अड्डा है, पूरे यूरोप में दूसरा सर्वाधिक व्यस्त हवाई अड्डा यहाँ पर है। कोलंबो किस देश की राजधानी है, कोलंबो कहाँ की राजधानी है, आपको बताना है कोलंबो कहाँ की है, तो भैया श्रीलंका की है कोलंबो राजधानी। ठीक है, और कोलंबो जो है श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर और समुद्री जो परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बंदरगाह है। वर्तमान में श्रीलंका की जो प्रशासनिक राजधानी है उसे क्या कहा जाता है, जयवर्धनेपुरा। ठीक है, जयवर्धनेपुरा कोट्टे है, वर्तमान में श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी है। और वाणिज्यिक राजधानी की बात करें तो यह कोलंबो है। हाल ही में भारत और के प्रधानमंत्री ने जॉर्डन का जो है दौरा किया है। इस देश की राजधानी शहर का नाम क्या है, तो वो अम्मान है। ठीक है, जॉर्डन की राजधानी क्या है, अम्मान है। ये करंट अफेयर से संबंधित सवाल था उस समय का, लेकिन आपको ध्यान रखना है जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। जापान की टोक्यो है। रूस की मॉस्को है। चीन की बीजिंग है। मनात किस देश की मुद्रा है, मनात जो है किस देश की मुद्रा है, तो बताना है मनात जो है कहाँ पर है, अजरबैजान की मुद्रा है। मनात अजरबैजान की मुद्रा है। अर्मेनिया की मुद्रा क्या है, अर्मेनिया की मुद्रा है अर्मेनियाई दरम। अर्मेनियाई दरम जो है कहाँ की है, अर्मेनिया की मुद्रा है। अल्बानिया की मुद्रा क्या है, अल्बानियाई लेक। अल्बानियाई लेक जो है ये अल्बानिया की मुद्रा है। बुल्गारिया की मुद्रा क्या है, बुल्गारिया की मुद्रा है लेवा। लेवा कहाँ की मुद्रा है, बुल्गारिया की। बाहत जो है कहाँ की मुद्रा है, बताइए बाहत कहाँ की मुद्रा है, तो बाहत है थाईलैंड की मुद्रा। कहाँ की, थाईलैंड की मुद्रा है। और थाईलैंड की जो राजधानी क्या है, वो बैंकॉक है। थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक है, और मुद्रा है बाहत। ठीक है, तंजानिया की क्या है, तो तंजानिया की जो मुद्रा है वो है शिलिंग।
टोक्यो की, CFA फ्रैंक, नाइजीरिया की, नाइरा या नायरा। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल किस देश की मुद्रा है? बहुत बार पूछा गया है। तो रियाल कहाँ की है? तो ब्राजील की मुद्रा है। ठीक है, सिंगापुर, ताइवान, जिम्बाब्वे, बरमूडा, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका देशों की मुद्रा क्या है? तो ये अपनी मुद्रा के रूप में डॉलर का उपयोग करते हैं। वहीं पर मॉरिशस, श्रीलंका, भारत, नेपाल आदि देशों की मुद्रा क्या है? तो रुपया है। ठीक है, चलिए विश्व के जो प्रमुख शहर हैं उनके बारे में जो सवाल पूछे गए उनको देख लेते हैं एक बार। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ब्राजील का सबसे बड़ा शहर दोस्तों साओ पालो है। ठीक है, ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? साओ पालो है। यह दक्षिण अमेरिका में आबादी के आधार पर सबसे बड़ा शहर माना जाता है। साओ पालो जो है दक्षिण अमेरिका में, ब्राजील में जो है साओ पालो, ये जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा शहर माना जाता है। ब्राजील के कॉफ़ी उत्पादन का व्यापार इसी बंदरगाह शहर से होता है। जो कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है ब्राज़ील में, वो कहाँ से होता है? इसी बंदरगाह के पास से जो है उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसे सेंटोस बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्राज़ील दुनिया में आबादी के मामले में 6वें नंबर पर और क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें नंबर पर अवस्थित है। ठीक है, चीज़ ध्यान रखना है। बागुइओ शहर को पाइन्स सिटी भी कहा जाता है। बागुइओ को पाइन्स सिटी भी कहा जाता है। यह शहर जो है किस देश में अवस्थित है? तो यह फिलीपींस में अवस्थित है। पाइन्स सिटी कहाँ पर है? तो फिलीपींस में अवस्थित है। फिलीपींस के लूनोस द्वीप पर स्थित जो बागुई शहर है इसको पाइन्स सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पाइन वन जो है बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसे समर कैपिटल ऑफ फिलीपींस भी कहा जाता है। इसे समर कैपिटल ऑफ फिलीपींस भी कहा जाता है। यह शहर अपनी सुंदरता और योजनाबद्ध विकास के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यह एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका का एकमात्र जो है हिल स्टेशन है। ठीक है, अच्छा विश्व की प्रमुख भाषाओं से संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं उनको भी देख लेना है। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों के द्वारा बोली जाती है? इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है। बताइए कौन सी भाषा जो है स्थानीय लोगों के द्वारा बोली जाती है और इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है? तो कौन सी भाषा है? तो स्पेनिश भाषा है। स्पेनिश भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों के द्वारा बोली जाती है तथा इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है। स्पेनिश भाषा हिंद यूरोपीय परिवार के अंतर्गत आती है। किस परिवार के अंतर्गत आती है? तो हिंद यूरोपीय परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषा है। यह संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। लगभग 40 करोड़ से अधिक लोग जो है एक देशी भाषा के रूप में स्पेनिश जो है बोलते हैं। ये इन सभी देशों में मुख्य रूप से राजभाषा के रूप में भी इसको दर्जा प्राप्त है। स्पेन में, अर्जेंटीना में, चिली में, बोलीविया, पनामा, पराग्वे, पेरू, मैक्सिको, कोस्टारिका या क्यूबा आदि देशों में जो है राजभाषा के रूप में जो इसे दर्जा दिया गया है। चलिए विश्व की जो प्रमुख जनजातियां हैं इनसे भी संबंधित सवाल हैं। रोहिंग्या निम्नलिखित में से देशों में से किसके द्वारा एक जनजातीय समुदाय के रूप में पाया जाता है? रोहिंग्या। तो रोहिंग्या कहाँ पर? म्यांमार में। रोहिंग्या म्यांमार देश की एक जनजातीय समुदाय है। ये लोग आमतौर पर मुसलमान हैं। वर्ष 1982 में म्यांमार राष्ट्रीयता कानून के कारण रोहिंग्या लोगों को म्यांमार से नागरिकता में जो है प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। और रोहिंग्या समस्या के प्रमुख कारण धार्मिक संघर्ष, धर्म एवं जातीय विभिन्नताएं हैं। आर्थिक दृष्टि के अवसरों में असमानता इत्यादि जो है ये वहाँ की मुख्य समस्याएं हैं, जिसके कारण जो है इन लोगों को वहाँ से निष्कासित कर दिया गया था। और ये लोग जो है भारत के क्षेत्र में, बांग्लादेश के क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में शरणार्थी के रूप में जो है आ चुके हैं। ठीक है, कुर्दिश लोग निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है? कुर्दिश कहाँ के हैं? तो ये इराक के हैं। ठीक है, कुर्द जो है, कुर्दिश जाति के लोग तुर्की के दक्षिण पूर्व में, सीरिया के उत्तर पूर्व में और ईरान और इराक के पश्चिमी इलाकों में जो है रहते हैं। कुर्द जाति कट्टर सुन्नी मुसलमान योद्धा और कुशल घुड़सवार जो है बंजारा लोगों के रूप में इनको जाना जाता है। कृषि एवं पशुपालन से संबंधित पेम्बा द्वीप जो है किस की खेती के लिए जाना जाता है? पेम्बा द्वीप पर कौन सी खेती अधिकतर होती है? तो लौंग की खेती होती है। हिंद महासागर में स्वाहिली तटीय क्षेत्र में स्थित है। पेम्बा द्वीप है कहाँ पर? तो हिंद महासागर में स्वाहिली तटीय क्षेत्र में अवस्थित है। यह तंजानिया जंजीबार अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है जो लौंग की खेती, उत्पादन और निर्यात के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो कहाँ पर? तो श्रीलंका का हम्बनटोटा है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा। और श्रीलंका सरकार द्वारा हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्ष के लिए चीन को लीज पर दे दिया गया है, जिसे हम्बनटोटा चीन की महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड में जो है इसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, चलिए चाबाहार बंदरगाह
का निर्माण जो है भारत द्वारा करवाया जा रहा है, यह किस देश में अवस्थित है? चाबहार बंदरगाह जो है किस देश में अवस्थित है? तो यह ईरान में अवस्थित है। चाबहार बंदरगाह का निर्माण भारत के द्वारा करवाया जा रहा है, जो ईरान के सिस्तान प्रांत में अवस्थित है। यह बंदरगाह ईरान के दक्षिणी समुद्री तट को भारत के पश्चिमी समुद्री तट से जोड़ता है और भारत को अफगानिस्तान के साथ सुरक्षा और आर्थिक व्यापार को जो है मजबूत करने में यह जो है मदद करता है, और इसके कारण ही पाकिस्तान होकर अफगानिस्तान जाना पड़ता है। किंतु इस बंदरगाह से सीधे अफगानिस्तान जाने के लिए जो है रास्ता मिल गया है। पहले पाकिस्तान से होकर के अफगानिस्तान जाना पड़ता था, लेकिन अब जो है इस बंदरगाह के माध्यम से आप सीधे अफगानिस्तान जो है पहुंच सकते हैं। विविध में कुछ सवाल जो है अतिरिक्त हैं, इनको भी देख लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश कर जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अंतःस्यंदन। उसे क्या कहा जाता है? अंतःस्यंदन कहा जाता है। वह प्रक्रिया यानी अंतःस्यंदन की जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जब जल होता है, जल होता है जो भूमि में प्रवेश कर जाता है, रिस कर प्रवेश कर जाता है, यह जल चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतःस्यंदन कई कारकों से प्रभावित होता है, जैसे मिट्टी का प्रकार, वर्षा की तीव्रता और भूमि का जो ढलान होता है उससे अंतःस्यंदन जो है प्रभावित होता है। जैसे आपके गाँव या आसपास के क्षेत्रों में जब पानी बरसता है तो कई जगह आप देखेंगे कि गड्ढों में पानी एकत्रित हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वह धीरे धीरे रिस करके क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है। यह प्रक्रिया कौन सी है? तो अंतःस्यंदन की प्रक्रिया होती है। या वहाँ की संरचना पर डिपेंड करती है। अगर चट्टानी संरचना है तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जल रिस कर जो है ज़मीन की सतह के नीचे नहीं जाता है और वहीं पर बना रहता है। लेकिन जहाँ की मिट्टी की संरचना थोड़ी ढीली होती है और बड़े बड़े दरारों वाली, तो वहाँ पर आसानी से वो चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा गढ़ा गया था? बताइए। भूगोल या ज्योग्राफी शब्द जो है किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो इरेटोस्थनीज के द्वारा गढ़ा गया था। सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने किया था। यह शब्द जो है ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों जियो यानी कि जिसका अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिस जिसका अर्थ होता है वर्णन करना से जो है प्राप्त किया गया है। जबकि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक जस पेरियोडस, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? जस पेरियोडस में जो है पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक जो तत्वों का है क्रमबद्ध समावेश किया है। यानी कि जस पेरियोडस किसकी रचना है? तो वह किसकी है? वो हिकैटियस की रचना है, जिसमें पृथ्वी का वर्णन इन्होंने सर्वप्रथम किया है और इन्हें भूगोल का जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए। निचले अक्षांश के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय क्षेत्रों में बहने वाली जल धाराओं को क्या कहा जाता है? बताइए। निचले अक्षांशों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय क्षेत्रों में बहने वाली जल धाराओं को क्या कहा जाता है? जलप्रवाह कहा जाता है, ठंडी जलधाराएं कहा जाता है, ज्वार भाटा कहा जाता है, या उष्ण धाराएं कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है उष्ण धाराएं। ठीक है। निचले अक्षांशों यानी कि भूमध्य रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उष्ण समशीतोष्ण और उपध्रुवीय क्षेत्रों में बहने वाली जो जल राशियाँ होती हैं, जल धाराएँ होती हैं, उनको उष्ण धाराएं कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, ये जैसे ये अन्य महाद्वीप है, ये अन्य महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप है और यहाँ पर ये अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पर जैसे विषुवत रेखा का क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो विषुवत रेखा के क्षेत्र से जो हवाएं चलती, जो जल राशियाँ, जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो जल राशियाँ क्या होती हैं? पूरब से पश्चिम की ओर घूमती हैं, और ये जल राशियाँ ऐसे ऐसे क्या होती हैं? ये बहती हैं। तो जब आप देखेंगे कैरिबियन देश के पास जो मैक्सिको की खाड़ी है, वहाँ से जो गर्म जलधारा होती है, विषुवत रेखी जो धारा होती है, जब उत्तर की ओर जाती है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? गल्फ स्ट्रीम पड़ जाता है। यह एक प्रकार की क्या है? गर्म जलधारा है, उष्ण जलधारा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, इस तरीके से चीज़ों को आपको समझना है। ठीक है। ITCZ भूमध्य रेखीय अक्षांशों में से कम दबाव वाली व्यापक गर्त है। ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। ITCZ का एक बारे में एक फैक्ट आपने इसने दे ही दिया है। ITCZ क्या है? भूमध्य रेखीय अक्षांशों में कम दबाव वाली व्यापक गर्त हैं। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से ITCZ क्या है, तो आपको क्या टिक करना है? कम दबाव वाली व्यापक गर्त हैं, भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये पाई जाती है। ITCZ का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, बताइए। ITCZ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए, जब निम्नलिखित जब रिक्त स्थान के साथ भिन्नता होती है तो जाति उद्भव होती है। बताइए। जब रिक्त स्थान के साथ भिन्नता होती है तो कौन सी जाति जो है उद्भव होती है? तो ध्यान रखिएगा, जब भौगोलिक विगलन के साथ भिन्नता होती है तो जाति उद्भव होता है। यहाँ पर थोड़ा सा तकनीकी
शब्द जो इस्तेमाल किया गया जाति, उसको आपको देख लेना है। जब भौगोलिक विगलन के साथ भिन्नता होती है तो जाति उद्भव होता है। भौगोलिक विगलन क्या होता है? जियोग्राफिकल इंसोलेशन पौधों या जीवों की आबादी को संदर्भित करता है जो एक ही प्रजाति के अन्य जीवों के साथ आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान करने से अलग हो जाते हैं। आमतौर पर भौगोलिक विगलन की किसी दुर्घटना या संयोग का परिणाम होता है। जब बैरोमीटर की रीडिंग जो है पाठ्यांक अचानक से घट जाती है तो इंगित करता है कि मौसम कैसा होगा। जब बैरोमीटर की जो रीडिंग होगी, उसका जो पाठ्यांक होगा, अचानक से गिरने लग जाता है तो क्या पता चलता है कि मौसम कैसा हो जाएगा? तो इससे पता चल जाता है कि मौसम जो है तूफानी हो जाएगा, यानी कि तूफान आने वाला है। ठीक है। और जब वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना अधिक रहती है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? इवांजेलिस्टा टेरिसेली। इनका आविष्कार किसने किया था बैरोमीटर का? इवांजेलिस्टा टेरिसेली। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने विश्व भूगोल के जितने भी सारे क्वेश्चन थे एक साथ एक ही क्लास में सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया, हमारी मेहनत पसंद आया, तो आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, जिसकी वजह से जो भी सारे अपडेट्स आपको चैनल पर दिए जाएँ आप उनसे वंचित ना रहें और समय रहते सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।